नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन के बारे में। ठीक है। इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग के बारे में। ठीक है। क्या है, कैसे होते हैं, इनके क्या प्रकार होते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रीडिंग या मैटिंग क्या है। ठीक है। ब्रीडिंग किसे कहते हैं? ब्रीडिंग कहते हैं नर और मादा। ठीक है। नर पशु। ठीक है, नर जीव हो सकता है, नर पशु व मादा पशु के मध्य समागम कराना। ठीक है। नर पशु है और मादा पशु है। तो जब हम समागम कराते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है? ब्रीडिंग कहलाती। ठीक है। अब इसी ब्रीडिंग को दो भागों में यहां पर बांट दिया गया है। कौन कौन सी? पहली है इन ब्रीडिंग और दूसरी कौन सी है? आउट ब्रीडिंग। देखो, इन ब्रीडिंग किसे कहते हैं, आउट ब्रीडिंग किसे कहते हैं? सामान्य और सरल शब्दों में हम बात करें तो इनब्रीडिंग कहते हैं निकट संबंधी, निकट संबंधी पशुओं के मध्य। क्योंकि हम यहाँ एनिमल जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। पशुओं के मध्य। ठीक है। तो निकट संबंधी पशु मतलब क्या हो गया? नर और मादा। नर व मादा। निकट संबंधी पशुओं के मध्य समागम या प्रजनन क्या कहलाएगा? इनब्रीडिंग कहलाएगा। इसी तरह से यहां पर बात करें हम, आउटब्रीडिंग किसे कहेंगे? ऐसे पशु जो निकट संबंधी नहीं है। ठीक है। या ये कहें कि असंबंधित, असंबंधित। ठीक है। या निकट संबंधी ना हो, निकट संबंधी ना हो। ठीक है। निकट संबंधी ना हो पशुओं के मध्य, पशुओं के मध्य समागम क्या कहलाता है? आउटब्रीडिंग कहलाता है। तो यहां पर एक शब्द आ रहा है निकट संबंधी। तो निकट संबंधी से क्या मतलब है, या दूर के संबंधियों से क्या मतलब है? तो निकट संबंधी हम किन्हें कहेंगे? ऐसे पशु, ऐसे नर व मादा जिनके पूर्वज, जिनके पूर्वज पिछली 4 से 6 पीढ़ियों तक, 4 से 6 पीढ़ियों तक समान रहे हों, समान रहे हों, तो वो पशु क्या कहलाते हैं? निकट संबंधी कहलाते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ जो निकट संबंधी शब्द यूज कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है
कि ऐसे पशु या ऐसे नर और मादा जिनके मध्य हम क्रॉस करा रहे हैं, उनके पिछली 4 से 6 पीढ़ियों में जो पूर्वज हैं या माता पिता हैं, माता पिता के माता पिता हैं, वो पिछली 4 से 6 पीढ़ियों में समान रहे हो, ठीक है, संबंधित रहे हो, ठीक है, कॉमन रहे हो, तो वो क्या कहलाते हैं? निकट संबंधी पशु या निकट संबंधी जानवर कहलाते हैं। और यदि पिछले 4 से 6 पीढ़ियों में कोई भी माता पिता समान नहीं है, चाहे 6 पीढ़ियों से के बाद ऊपर उनका चाहे कोई भी माता पिता समान रहा हो, लेकिन कम से कम 4 से 6 पीढ़ियां ऐसी होनी चाहिए जिनमें कोई भी माता पिता समान ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे दूर के संबंधी या असंबंधित, ठीक है। लेकिन यदि 4 से 6 पीढ़ियों तक समान है, पिछली 4 से 6 पीढ़ियों में समान है, तो उन पशुओं को हम क्या बोलेंगे? निकट संबंधी कहेंगे। तो यहीं पर असंबंधी किसे बोल देंगे? जिनके पूर्वज पिछली 4 से 6 पीढ़ियों में असमान, समान नहीं है, कैसे हैं? असमान, तो वो क्या कहलाएंगे? असंबंधित या असंबंधी या निकट संबंधी नहीं कहलाए, ठीक है। ये तो बात हो गई अपनी कि ब्रीडिंग क्या है, इन ब्रीडिंग क्या है, आउट ब्रीडिंग क्या है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हम किन किन चीजों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैटिंग सिस्टम, जो भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है, जो मैटिंग कराएंगे, इसमें हम मैटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप हैं, जैसा कि हमने अभी बात की थी। एक तो हो गया इसका प्रकार कौन सा? इनब्रीडिंग, इसी को क्या कह देते हैं हम? अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? आउटब्रीडिंग, जिसको हम बोलते हैं बाह्य प्रजनन, बाह्य प्रजनन, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो इनब्रीडिंग है या अंतः प्रजनन है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंतः प्रजनन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क्लोज ब्रीडिंग, यानी क्लोज इन ब्रीडिंग, ठीक है। दूसरा है लाइन ब्रीडिंग, ठीक है। तो क्लोज हो गया, क्लोज ब्रीडिंग हो गया पहला, दूसरा लाइन ब्रीडिंग हो गया, और तीसरा होता है स्ट्रेन इन ब्रीडिंग, ठीक है। तो ये 3 प्रकार होते हैं इन ब्रीडिंग के। इसके बाद बात करते हैं हम आउट ब्रीडिंग के, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। आउट ब्रीडिंग में पहला टाइप आता है आउट क्रॉसिंग, दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग, तीसरा टॉप क्रॉसिंग, चौथा ग्रेडिंग अप, और पांचवा होता है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है। तो इस तरह से ये प्रकार होते हैं आउट ब्रीडिंग के। और आउट ब्रीडिंग में भी जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो आगे डिवाइड कर देते हैं। इसको टू ब्रीड क्रॉसिंग, थ्री ब्रीड क्रॉसिंग, बैक क्रॉसिंग, सीक्वेंस, सीक्वेंस क्रॉसिंग, और अगला होता है लाइन क्रॉसिंग। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये अपना एक आउटलाइन है अपने इस चैप्टर की, किसमें हम किस किस के बारे में बात करने वाले। तो मैटिंग सिस्टम में हम बात करेंगे इनब्रीडिंग के बारे में, अंतः प्रजनन के बारे में। अंतः प्रजनन हम किसे कह रहे हैं? जब निकट संबंधियों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो वह मैटिंग या जो प्रजनन है क्या कहलाता है? इनब्रीडिंग कहलाता है। और जब ऐसे पशु जो निकट संबंधी नहीं है, यानी असंबंधी है, पिछली 4 से 6 पीढ़ियों में उनका कोई भी पैतृक समान नहीं है, तो वह अवस्था क्या कहलाती है? आउटब्रीडिंग कहलाती है। ठीक है। तो ये चीज होती है। ठीक। ठीक। अब इनब्रीडिंग को 3 भागों में बांटा गया: क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, स्टिन ब्रीडिंग। और आउट ब्रीडिंग को आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, टॉप क्रॉसिंग, ग्रेडिंग अप, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, प्रजाति संकरण। ठीक है। इसी प्रकार से आगे क्रॉस ब्रीडिंग को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जब 2 ब्रीडों का यूज कर रहे हैं तो टू ब्रीड क्रॉसिंग बोल रहे हैं। तीन तीन ब्रीडों का नस्लों का उपयोग किया जाता है उसे थ्री ब्रीड क्रॉसिंग बोल रहे हैं। और जब जो F1 पीढ़ी है उसका उसके पैतृकों से क्रॉस कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉसिंग कह देते हैं। और जब 2 से 3 नस्लों का क्रमवार उपयोग किया जाता है उनके नरों का, जो दो या 2 से अधिक हमने नस्लें ली और उनका जो क्रॉस हम करा रहे हैं, क्रमवार करा रहे हैं, नर को बदल बदल करके क्रमवार उनका उपयोग कर रहे हैं 2 से 3 नस्लों का, उसे हम क्या बोल देते हैं? सीक्वेंस क्रॉसिंग कह देते हैं। और तब जब 2 इनब्रेड लाइनों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, किनके मध्य? 2 इनब्रीड लाइनों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम लाइन क्रॉसिंग कह देते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अंतः प्रजनन। तो अंतः प्रजनन क्या है? अत्याधिक निकट संबंधी पशुओं के बीच क्रॉस या जनन क्या कहलाता है? अंतः प्रजनन कहलाता है। ठीक है। दूसरा है बाह्य प्रजनन। असंबंधित, यहां पर मेन शब्द क्या है? असंबंधित। असंबंधित जो पशु हैं उनके मध्य जो क्रॉस कराया जाता है, प्रजनन कराया जाता है, उनको हम क्या बोल रहे हैं? बाह्य प्रजनन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वही पिछली चीज हम बात कर रहे थे कि ऐसे जनक जिनकी पिछली 4 से 6 पीढ़ियों में कोई पूर्वज समान नहीं हो, जिनका कोई भी पूर्वज समान नहीं हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? असंबंधित जानवर कहते हैं, असंबंधित पैतृक कहते हैं, असंबंधित पशु कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम नर और मादा का उपयोग जो कर रहे हैं, नर का क्रॉस करा रहे हैं हम मादा के साथ। ठीक है। तो ये जो नर और मादा हैं हम जिनको पैतृक की तरह उपयोग में ले रहे हैं, किसकी तरह उपयोग में ले रहे हैं? पैतृकों की तरह उपयोग में ले रहे हैं। तो ये आपस में इनके जो पूर्वज हैं पिछली 4 से 6 पीढ़ियों में कोई समानता नहीं दिखानी चाहिए, यानी कॉमन नहीं होनी चाहिए, अलग अलग इनकी जो वंशावली है वो होनी चाहिए। ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? असंबंधित पशु कहेंगे। और इस प्रजनन को हम क्या कहेंगे? बाह्य प्रजनन कहेंगे। लेकिन ऐसे नर और मादा जिनकी पिछली 4 से 6 पीढ़ियों में समानता है, उनके पूर्वज समान हैं, तो उनको हम क्या बोल देंगे? निकट संबंधी पशु कह देंगे। और उनके मध्य जो प्रजनन है उनको हम क्या कह देंगे? अंतः प्रजनन कह देंगे। अब अंतः प्रजनन के प्रकार, तो सबसे पहला आता है क्लोज ब्रीडिंग। तो क्लोज ब्रीडिंग का मतलब क्या है? यह जो अंतः प्रजनन है उसकी सबसे प्रबल अवस्था होती है। यानी
इससे ज्यादा निकट जानवरों के मध्य हम क्रॉस करा ही नहीं सकते। प्रबल का मतलब है कि भाई, अंतःप्रजनन का मतलब क्या है कि निकट संबंधियों के मध्य क्रॉस। तो ज्यादा से ज्यादा निकट कौन हो सकते हैं भाई? जो जिनके दोनों पैतृक ही समान हों, जिनके पैतृक क्या है, बिल्कुल समान है। ठीक है, तो वो क्या है, सबसे ज्यादा निकट होंगे। तो ऐसे पशु कौन होंगे कि जो आपस में भाई बहन का संबंध रखते हैं। ठीक है, मान लो कोई भी मेल एनिमल लिया और फीमेल एनिमल लिया, और उनकी जो बच्चे पैदा हुए, मेल और फीमेल, उनके मध्य ही हमने क्रॉस करा दिया। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोज ब्रीडिंग कहलाता है। और यहां पर एक शब्द आता है फुल सेप। ठीक है, सिबलिंग किसे बोलते हैं, सहोदर। ठीक है, और फुल सेप का मतलब क्या है, ऐसी संतानें या ऐसे बच्चे जिनके माता पिता, जिनके माता व पिता दोनों समान, दोनों समान हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम फुल सिप कहते हैं। इसी तरह से एक शब्द आता है हाफ सिप। हाफ सिप किन्हें कहते हैं, ऐसी संतानें जिनके पैतृकों में से, पैतृकों मतलब माता पिता, एक पैतृक, एक पैतृक समान हो, तो वो बच्चे क्या कहलाते हैं, आपसे कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं क्लोज ब्रीडिंग की। क्लोज ब्रीडिंग सबसे प्रबल अवस्था है। ठीक है, यानी ये अत्यधिक निकट संबंधियों के मध्य क्रॉस होता है। और इसको, यानी क्लोज ब्रीडिंग को हम किस नाम से जानते हैं, फुल सिम मैटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, फुलसिम मैटिंग की बात करें तो फुलसिम किन्हें कह रहे हैं, ऐसे पैतृक जिनके माता पिता समान हों, या ये कहें कि ऐसी संतान है जिनके माता पिता कैसे हैं, समान हैं। तो जिन बच्चों के माता पिता समान होंगे तो वो बच्चे आपस में क्या संबंध रखेंगे, भाई बहन का रखेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यदि भाई बहन के मध्य यदि क्रॉस कराया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, फुलसिम मैटिंग कहलाएगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि माता और पुत्र के बीच का जो क्रॉस है वो भी किसके अंतर्गत आता है, तुलसी मैटिंग के अंतर्गत आता है। इसी तरह से पिता और पुत्री के बीच का क्रॉस भी किसके मध्य आता है, तुलसी मैटिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि माता और पुत्र के बीच जो क्रॉस है या प्रजनन है वो किस प्रकार का होता है। पहली चीज तो अंतर प्रजनन है, लेकिन अंतर प्रजनन में भी किस प्रकार का है, क्लोज ब्रीडिंग प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये क्लोज ब्रीडिंग यहाँ पर इसे कह रहे हैं हम कि यह अंतर प्रजनन की सबसे प्रबल अवस्था है, जिसे हम फुल सिम मैटिंग के नाम से जानते हैं। और फुल सिम मैटिंग का मतलब क्या है, अत्याधिक निकट संबंधी। और अत्याधिक निकट संबंधी कौन हो सकते हैं, सबसे ज्यादा, कि जिनके दोनों पैतृक क्या हैं, समान, उनको हम फुल सिम कह रहे हैं। तो ऐसे कौन है, जो भाई और बहन है। ठीक है, तो ऐसे जानवर जिनके माता पिता कैसे हैं, समान है, तो उनके मध्य जब हम क्रॉस करा रहे हैं तो वो क्या कहला रहा है, क्लोज ब्रीडिंग कहलाता है। माता और पुत्र के बीच का क्रॉस ही किसके अंतर्गत आता है, फुलसिम मैटिंग के अंतर्गत आता है। पिता और पुत्री का क्रॉस भी किसके मध्य आता है, फुलसिम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है भाई, जैसे मान लो कि एक मेल है। ठीक है, अब उसकी जो संतानें पैदा हुई, संतान मान लो फीमेल हुई, फीमेल जब यंग वन हुई, ठीक है, तो प्यूबर्टी अवस्था में आई, तो जब उसका उसी सांड के साथ क्रॉस करा दिया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, फुल मैटिंग कहलाएगा। चलिए, दूसरा है यहां पर स्ट्रेन ब्रीडिंग। स्ट्रेन का मतलब क्या है, ठीक है, तो स्ट्रेन बोलते हैं कि यानी इसमें जो नस्ल है वो तो सेम रहती है, लेकिन अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण, ठीक है, वो एक अलग स्ट्रेन यानी एक अलग नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, स्ट्रेन कहलाती है।
तो ये जो अंतः प्रजनन है उसकी माइल्डर फॉर्म होती है। माइल्डर फॉर्म का मतलब है कि थोड़ा कम नजदीकी अवस्था रहती है। जिस तरह से फुल सिम मैटिंग थी उस तरह से नहीं होती है, उससे थोड़ी सी कम क्लोज जो पैतृक हैं उनके मध्य क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो क्लोज ब्रीडिंग थी वो कैसी थी, अत्यधिक निकट संबंधियों के मध्य थी। ठीक है, सबसे प्रबल अवस्था थी। ये उससे कम लेवल की अंतर प्रजनन होता है, यानी जो पैतृक होते हैं वो क्लोज ब्रीडिंग से थोड़े से कम आपस में संबंधित होते हैं। क्यों होते हैं, हम बात कर रहे हैं कि एक ही जाति के, जाति क्या है सेम है, लेकिन उसके दो अलग अलग स्ट्रेनों के मध्य क्या करा रहे हैं, इसमें हम क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम व्हाइट लेग हॉर्न की बात करें तो व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल कैसी हो गई, सेम हो गई। लेकिन जब उसी वही व्हाइट लेग हॉर्न ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी और उसी तरह से इंग्लैंड में पली बड़ी, तो ये वहां के भौगोलिक क्षेत्रों के कारण में थोड़ा सा क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। लेकिन इनके पैतृक कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, तो जब इनके मध्य क्रॉस कराया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेन ब्रीडिंग कहलाएगा। ठीक है, अगला है लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग किसे कहेंगे, किसी लक्षण विशेष को एक ही जाति में बनाए रखने के लिए इसको कराया जाता है। ठीक है, लैंड ब्रीडिंग किसका प्रकार है, इन ब्रीडिंग का प्रकार है। लेकिन इसको किस लिए कराते हैं कि किसी जो एक क्या बोलेंगे कोई पैतृक है, उसमें कोई विशेष लक्षण है। ठीक है, तो उसको एक उसमें जानवरों में एक लाइन में एक पीढ़ी में रखने के लिए, ठीक है, इस प्रकार का क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, अब इसमें किया क्या जाता है, जैसे मान लो कोई सांड है, ठीक है, सायर है ये, इसका क्रॉस कराया डैम से, इससे जो संतान पैदा हुई वो कहलाई D1। अब इस D1 का भी क्रॉस करा, इस सायर का क्रॉस करा दिया इस D1 से, इनके क्रॉस से पैदा हुई D2। अब फिर इस D2 से भी इसी सांड का क्रॉस करा दिया, तो यहां पर पैदा हो गई D3। अगली बार फिर इस D3 का क्रॉस भी किससे करा दिया, इस सांड से करा दिया। तो यहां पर हम क्या करा रहे हैं कि इस सांड के किसी गुण विशेष को एक ही लाइन में या एक ही उसमें जानवरों में रखने के लिए लगातार उस सांड का हम उपयोग रहे। तो यही तो हम कह रहे हैं, किसी लक्षण विशेष को एक ही जाति में बनाए रखने के लिए निकट संबंधियों के मध्य जो क्रॉस है वो क्या कहलाता है, लाइन ब्रीडिंग कहलाता है। और लाइन ब्रीडिंग को ही हम क्या बोल देते हैं, हाफ सिम मैटिंग कहते हैं। लैंड ब्रीडिंग को ही हम क्या बोलते हैं, हाफ सिम मैटिंग कहते हैं। हाफ सिम मैटिंग का मतलब क्या हो गया कि जब ऐसे पैतृकों के मध्य क्रॉस जिनके कम से कम एक पैतृक क्या हो, समान हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, हाफ सिम कहलाते हैं। और ऐसे जानवरों के मध्य जो क्रॉस है वो हाफ सिम मैटिंग कहलाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं, दादा और पोती के मध्य क्रॉस, दादी और पोता के मध्य क्रॉस। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, लैंड ब्रीडिंग के एग्जाम्पल होते। ठीक है, अब इनके द्वारा जो विशेष गुण हैं उससे संबंधित क्या बन जाती है, एक लाइन या परिवार तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक ही जो उस गुण है उसको बनाए रखने के लिए सांड का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, उसके गुण इसकी पीढ़ी में लगातार बने रहेंगे, तो इससे क्या है, एक ऐसा परिवार या एक ऐसी लाइन तैयार होगी उसमें वो लक्षण है। ठीक है, वो उस पीढ़ी में बना रहेगा, उस नस्ल में बना रहेगा या उस परिवार में बना रहेगा। और इसी को क्या बोल देंगे हम, एक विशेष प्रकार के लक्षणों वाली लाइन कह देंगे, और इनके मध्य का जो क्रॉस है उसे लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक आता है कि इसके द्वारा जो प्रभावी जीन है, ठीक है, वो कौन सी अवस्था में आ जाती हैं, समयुग्मजीय अवस्था में आ जाती है। और उसके कारण पशुओं में क्या आ जाती है, प्रीपोटेंसी आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रीपोटेंसी क्या है, या ये कहें कि जो लक्षण विशेष है, जो गुण विशेष है, उसकी जो संतानों में आ रहा है वह किसकी वजह से आ रहा है, प्रीपोटेंसी की वजह से आ रहा है। हम यह बात कर रहे थे ना कि भाई किसी लक्षण विशेष को एक ही जाति में बनाए रखने के लिए हम इसे करवाते हैं, तो वो लक्षण विशेष का उसकी पीढ़ी में लगातार चलते रहना, उसकी संतानों में चले जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतानों में उस लक्षण विशेष का पहुंचना किसकी वजह से हो रहा है, प्रीपोटेंसी के कारण आ रहा है। प्रीपोटेंसी क्या है कि जब कोई जनक, जनक का मतलब हो गया कोई पैतृक या माता या पिता, ठीक है, जब कोई जनक अन्य जनकों की अपेक्षा किसी गुण को
संतति में प्रभावी छाप छोड़ता है। कोई जो लक्षण है, ठीक है, वो उसकी अगली पीढ़ी में, उसकी संतानों में पहुंचने की क्षमता उसकी ज्यादा होती है और अपना एक विशेष लक्षण उस पीढ़ी में छोड़ रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोटेंसी कहते हैं। यानी उसका पोटेंशियल जो है उस लक्षण को छोड़ने का, उस गुण को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का, वो क्या है, अधिक है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि भाई जो ये लक्षण आया है वो उस सांड से आया है या उस मादा से आया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोटेंसी। यानी अपने लक्षणों की एक विशेष छाप अपनी संतानों में पहुंचाना या अपने विशेष कैरेक्टरों को अपनी संतानों में पहुंचाने का जो गुण है वो क्या कहलाता है, प्रीपोटेंसी कहलाता। ठीक है। तो ये किस वजह से आता है कि जो समूची अवस्था आ जाती है, तो समूची अवस्था आ गई तो वो जीन है, तो दोनों जीन समान है, कोई ना कोई सा तो जाएगा ही जाएगा अगली पीढ़ी में। ठीक है। तो वो जीन जाएगा ही जाएगा, तो उससे संबंधित जो लक्षण हैं वो अगली पीढ़ी में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्री पोटेंसी कह देते हैं। तो इस तरह से अपने जो इनब्रीडिंग है वो यहाँ कंप्लीट होती है। पहली हो गई क्लोज ब्रीडिंग, दूसरी स्ट्रेन ब्रीडिंग, तीसरी लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग को हम क्या बोलते हैं, फुल सिम मैटिंग बोलते हैं। ठीक है। लाइन ब्रीडिंग को हम हाफ सिम मैटिंग बोलते हैं। और स्टेन ब्रीडिंग क्या है कि अंतः प्रजनन की माइल्डर फॉर्म है और सबसे प्रबल अवस्था कौन सी है, क्लोज ब्रीडिंग होती है। ठीक है। और प्रीपोटेंसी किस इनब्रीडिंग में दिखाई जाती है, लैंड ब्रीडिंग में दिखाई जाती है या हाफ सिग्मेटिंग में दिखाई जाती है। ठीक है। तो अब अपना दूसरा जो भाग है वो है आउट ब्रीडिंग। देखिए, आउट ब्रीडिंग क्या है, किसी एक ही जाति के, ठीक है, जाति क्या है, समान है, कोई दिक्कत नहीं आता, दो असंबंधित शुद्ध जानवरों के मध्य क्रॉस। यहां पर जो मेन वर्ड है वो क्या है, असंबंधित। जबकि इन ब्रीडिंग में कौन सा था, संबंधित। असंबंधित का मतलब हो गया कि ऐसे जीव जिनके पिछले 4 से 6 पीढ़ियों में पैतृक कैसे हों, समान। ठीक है। तो ऐसे असंबंधित शुद्ध जानवरों के मध्य जो क्रॉस है वो क्या कहलाता है, आउट ब्रीडिंग। सॉरी, ये तो खैर आउट क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं हम। वो किसी मतलब नॉर्मली हम क्या है कि असंबंधित जानवरों के मध्य जो क्रॉस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल भाषा में असंबंधित जानवरों के मध्य क्रॉस। किसके मध्य क्रॉस है ये, असंबंधित जानवरों के मध्य क्रॉस के मध्य समागम। ठीक है। या क्रॉस को हम क्या बोल रहे हैं, आउटब्रीडिंग बोल रहे हैं। लेकिन आउटब्रीडिंग का जो पहला प्रकार है आउट क्रॉसिंग, ठीक है, यहाँ पर हम जो जाति है, नस्ल है, यहाँ पर उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो पशु हैं कैसे हैं, समान है। ठीक है। मतलब असंबंधित है, एक दूसरे से उनका कोई संबंध नहीं है पिछली 4 से 6 पीढ़ियों में। जिसमें पहला आता है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग किसे कहेंगे कि इसमें जो जानवर हैं, नस्ल तो उनकी कैसी होनी चाहिए, जाति एक, जाति से मतलब हो गया कि गाय का गाय के साथ क्रॉस कराएंगे, जो भैंस जाति है उसका भैंस के साथ ही क्रॉस कराएंगे। ठीक है। पहली चीज ये हो गई। लेकिन दोनों कैसे हैं, असंबंधित, लेकिन और अपने अपने गुणों में कैसे होने चाहिए, वो शुद्ध होने चाहिए। जो नस्ल है उनकी वो आपस में कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। तो किसी एक ही जाति के, ठीक है, जाति कैसी हो उनकी, समान, गाय का गाय के साथ, भैंस का भैंस के साथ, और असंबंधित होनी चाहिए। उनके मध्य जो क्रॉस है वो क्या कहलाता है, आउट क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है। और ये जो कराया जाता है, किसके लिए कराया जाता है, ये जेनेटिक सुधार के लिए कराया जाता है। ठीक है। और इसी लक्षण में परिवर्तन लाने में ये क्या करता है, मदद। ठीक। अब जैसे हम बात करें कि आउट क्रॉसिंग, यहां पर एक चीज आई है कि एक ही जाति के दो असंबंधित, ठीक है, जो जानवर हैं उनके मध्य क्रॉस कराया जाता। ठीक है। तो यहां पर नस्ल जो रखी जाती है वो कैसी रखी जाती है, समान रखी जाती है। नस्ल कैसी होती है, समान, समान नस्ल के, ठीक है, असंबंधित शुद्ध जानवरों के मध्य जो क्रॉस है वो क्या कहलाता है, आउट क्रॉसिंग। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पर, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जैसे मान लो कि दोनों ही नस्ल कैसी हैं, मुर्रा है, मुर्रा का क्रॉस कराया मुर्रा के साथ।
तो पहली चीज, जाति क्या हो गई इनकी, समान हो गई। और दूसरी चीज, नस्ल भी कैसी होती है इनकी, समान होती है। लेकिन ये आपस में कैसे होते हैं, असंबंध। मान लो एक मुर्रा ऐसी है जो कि राजस्थान की रहने वाली है, और एक मुर्रा ऐसी है जो हरियाणा की है, और ये दोनों अपने अपने लक्षणों में कैसी हैं, शुद्ध हैं। तो इनकी जाति समान हो गई, और नस्ल भी क्या हो गई, समान हो गई। लेकिन एक दूसरे से कैसी हैं ये, असंबंधित। तो जब एक ही नस्ल के असंबंधित जानवरों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, क्रॉस, आउट क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है। तो हम यह बोल सकते हैं, एक ही नस्ल के असंबंधित, असंबंधित शुद्ध जानवरों के मध्य क्रॉस। ठीक है। तो ये जो जाति तो सेम ऑटोमेटिक हो जाएगी जब वो नस्ल समान होगी। ठीक है। तो जो एक ही नस्ल के जब दो असंबंधित, और जानवर कैसे हैं, शुद्ध हैं, अपने अपने गुणों के लिए क्या हैं, वो शुद्ध हैं। यानी मुर्रा नस्ल के जो लक्षण होने चाहिए वो इसमें पूरे हैं, और मुर्रा नस्ल के जो लक्षण होने चाहिए वो हरियाणा वाली में भी पूरे हैं। तो नस्लों में कैसे हैं, ये शुद्ध हैं। लेकिन अंतर क्या है कि ये असंबंधित है, एक दूसरे से इनका कोई संबंध नहीं है, यानी इनके पूर्वज कैसे हैं, अलग अलग है। तो जब एक ही नस्ल के शुद्ध असंबंधित जानवरों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, आउट क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है। तो ये जेनेटिक सुधार के लिए सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है? तो किसी लक्षण में परिवर्तन लाने में मदद करता है। दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग। देखिए ये क्या है, यहां पर तो अभी हमने बात की थी कि जो नस्ल है वो समान है आउट क्रॉसिंग में, और ये है क्रॉस ब्रीडिंग। तो यहां पर जो नस्लें लेते हैं दोनों कैसी होती हैं, अलग अलग होती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध दो अलग अलग नस्लों के मध्य जो क्रॉस कराया जाता है वह क्या कहलाता है, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। अब इसका उद्देश्य क्या हुआ कि दो अलग अलग जो नस्ल हैं, ठीक है, लेकिन प्रजाति, प्रजाति है वो समान है, जात प्रजाति कैसी है, समान। यानी भैंस की दो अलग अलग नस्लों का क्रॉस कराया, गाय है तो गाय की दो अलग अलग नस्लों का क्रॉस कराया। यहाँ पर हम जो प्रजाति है उसको नहीं बदल रहे हैं, केवल किसको चेंज कर रहे हैं, नस्लों को चेंज कर रहे हैं। ठीक है। पहले शब्द हो गया कि एक ही प्रजाति की, कैसी है, प्रजाति एक है। गाय का गाय की दूसरी नस्ल के साथ, भैंस है तो भैंस की दो नस्लों के मध्य, भेड़ है तो भेड़ की दो नस्लों के मध्य। ठीक है। तो प्रजाति एक ही है, लेकिन पूर्ण रूप से स्थापित दो भिन्न नस्लों के मध्य, यहां पर नस्लें कैसी हैं, भिन्न। तो उनके मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो वह क्या कहलाता है, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है। लेकिन पूर्ण रूप से स्थापित होनी चाहिए, पूर्ण रूप से स्थापित का मतलब है कि वो एक तरह से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ठीक है। तो दो भिन्न अलग अलग नस्लों के मध्य क्रॉस कराया जाता है एक ही प्रजाति की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो लक्षण या जो गुण दो अलग अलग प्रजातियों में उपस्थित हैं, कोई भी अच्छे अच्छे गुण हो सकते हैं, ठीक है, दो अलग अलग नस्लों में उपस्थित हैं वो, ठीक है, तो उन दोनों नस्लों के लक्षणों को एक ही नस्ल में समाहित कराने के लिए, ठीक है, ये क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है। ठीक है। तो पहली चीज क्या हो गई, इसके अगर लाभ की हम बात करें, तो दो भिन्न नस्लों के अच्छे गुणों को एक ही नस्ल में समाहित करने के लिए या लाने के लिए कराया जाता है। ठीक है। अब जैसे बात करें हम गाय वो भैंसों में हम बात कर रहे हैं कि मुर्रा का क्रॉस कराते हैं हम सूरती के साथ,
तो दोनों का जो क्रॉस होता है उससे एक नई नस्ल बनती है जिसे हम बोलते हैं मेहसाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मुर्रा क्या है, भैंस की नस्ल है। सुरती क्या है, भैंस की नस्ल है। दोनों पूर्ण रूप से स्थापित नस्लें हैं। ठीक है, तो जब इन दो नस्लों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो एक तीसरी नस्ल बनती है जिसमें दोनों के लक्षण आते हैं। यानी मेहसाना में कौन सा लक्षण आ जाता है, मुर्रा के सींग कैसे होते हैं, जलेबी नुमा होते हैं, कुंडलित होते हैं। जबकि सुरती के कैसे होते हैं, सिकल शेप होते हैं। ठीक है, हाशियाकार होते हैं। तो मेहसाना में जो लक्षण आते हैं दोनों की सींगों का आ जाता है। कैसे कि जो सींग है पहले तो होंगे हाशियाकार और लास्ट में जाकर के वो कुंडलित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो कोई भी अच्छे गुण हैं उत्पादन से संबंध या उनके खाबर से संबंधित, तो वो एक ही नस्ल में लाने के लिए इसको कराया जाता है। इसी तरह से करन स्विस, सहीवाल और ब्राउन स्विस के मध्य क्रॉस से पैदा की गई है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है। करन फ्राइज भी किसका एग्जाम्पल है, क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है, जो कि थार पार्कर और होल्स्टीन फ्रीजियन के क्रॉस से पैदा की गई है। इसी तरह से बात करें हिसारडेल, बीकानेरी नस्ल और मेरिनो नस्ल, ठीक है, भेड़ों में दोनों के बीकानेरी भेड़ और मेरिनो भेड़ के क्रॉस से कौन सी पैदा की गई है, सारडेल पैदा की गई है। तो ये जो एग्जाम्पल हैं अलग अलग नस्लों से एक अलग नस्ल का उत्पादन करना, क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल होता है। लेकिन यहाँ पर प्रजाति सेम होती है और नस्लें अलग अलग होती हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं हम अगली। ठीक है, इसके लाभ हानि आगे वही विभिन्न प्रजातियों के अच्छे गुणों को एक ही जाति में लाने के लिए, कोई भी उनके जो अलग अलग नस्लों में अच्छे अच्छे गुण होते हैं, विभिन्न जातियों की जगह हम लिख सकते हैं नस्ल। ठीक है, तो विभिन्न नस्लों के अच्छे गुणों को एक ही नस्ल में लाने के लिए इसे किया जाता है। ठीक है, अच्छे उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, जो क्रॉस ब्रीडिंग है किसके लिए की जाती है, अच्छे उत्पादन के लिए की जाती है। अब इसके कुछ टाइप है, टू ब्रीड क्रॉसिंग, दूसरा है थ्री ब्रीड क्रॉसिंग, बैक क्रॉसिंग, सीक्वेंस क्रॉसिंग और लाइन क्रॉसिंग। ये क्या होते हैं, जब क्रॉस ब्रीडिंग में दो भिन्न नस्लों का, दो भिन्न, ये नस्ल शब्द आएगा यहाँ, नस्लों के क्रॉसिंग के द्वारा पैदा की जाती है। ठीक है, केवल दो नस्लों का उपयोग कर रहे हैं, एच एफ हो गई और ड्योनी हो गई। ठीक है, तो इन दोनों के क्रॉस से जो पैदा हुई, होलेडियो पैदा हुई। ठीक है, तो ये कौन सी क्रॉसिंग हो गई, टू ब्रीड क्रॉसिंग हो गई। फिर अगर मान लो यहीं पर हम एक तीसरी नस्ल और ले लेते हैं। ठीक है, कैसे कि ये दोनों के इससे क्रॉस से ये हॉलिडे पैदा हो गई, अब यहाँ पर मान लो कि कोई भी तीसरे नंबर की नस्ल, एक नस्ल और हमने यहाँ पर ले ली। ठीक है, एच एफ की जगह मान लो हमने यहाँ पर जर्सी ले ली। ठीक है, इसका हमने क्रॉस जर्सी से करा दिया, तो अब क्या होगा, इन दोनों के गुण इसमें आ गए और इसमें जर्सी के गुण भी पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अगली नस्ल पैदा होगी इसमें एच एफ के गुण भी हैं, ड्योनी के गुण भी हैं और जर्सी के लक्षण भी इसमें आ गए। तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर अब कितनी नस्लों का उपयोग कर लिया, तीन नस्लों का उपयोग कर लिया, तो हम इसे बोल देंगे थ्री ब्रीड क्रॉसिंग। ठीक, क्लियर। अब अगला है बैक क्रॉसिंग। बैक क्रॉसिंग किसे कहेंगे, कि मान लो कि एच एफ का क्रॉस कराया ड्योनी से, इनसे जो संतान पैदा हुई एफ वन पैदा हुई। अब इस एफ वन का क्रॉस, ठीक है, इस एफ वन का क्रॉस हम करा देते हैं मान लो एच एफ से, या फिर करा देते हैं हम ड्योनी से। तो ये क्या हो गया, यानी उसकी संतान का, ठीक है, उसके संकर नस्ल जो है उसका क्रॉस उसके पैतृकों से कराना क्या कहलाता है, बैक क्रॉसिंग कहलाता है। जब संतान का क्रॉस उसके पैतृकों से करा दिया जाता है तो वह क्रॉस किस में आ जाता है, बैक क्रॉसिंग। जैसा कि हमने मेंडलिज्म पढ़ा था, ठीक है, कि जो एफ वन पीढ़ी है उसका क्रॉस उसके पैतृकों से कराना, चाहे वो प्रभावी है चाहे अप्रभावी है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सीक्वेंस क्रॉसिंग की बात करें, सीक्वेंस का मतलब होता है क्रमवार, किसी चीज को हम क्रम से सीक्वेंस से करते हैं। जैसा कि अब हम बात करें यहाँ पर सीक्वेंस क्रॉसिंग की, देखो सीक्वेंस क्रॉसिंग में क्या है, मान लो कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे
कि HF का क्रॉस कराया ब्योनी के साथ, यहां पर संतान पैदा हो गई F1। इस F1 का क्रॉस करा दिया हमने जर्सी के साथ, ठीक है। अब यहां पर संतान पैदा हो गई F2। अब इस F2 का क्रॉस करा दिया HF के साथ, अब यहां पर पैदा हुई F3। अब इस F3 का क्रॉस कराया फिर दोबारा से ड्योनी के साथ, F4 आ गई। अब इस F4 का क्रॉस करा दिया मान लो दोबारा से जर्सी के साथ। तो यहां पर हमने क्या किया कि एक सीक्वेंस में इन तीन नस्लों का या दो नस्लों का हम क्या कर रहे हैं, कम से कम क्रमवार क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले दो नस्लों का क्रॉस कराया, उसके साथ जो संतान पैदा हुई, तीसरी नस्ल ले ली हमने वहां पर, फिर अगली संतान हुई, उसके बाद दोबारा से फिर पहली नस्ल को ले आए, फिर दूसरी नस्ल को ले आए, तीसरी नस्ल को। तो हम क्या है, एक सीक्वेंस में क्रॉसिंग करा रहे हैं और आगे फिर उसको रिपीट भी कर रहे हैं। तो वही क्या कहलाता है, सीक्वेंस क्रॉसिंग कहलाता है, ठीक है। अब इसी में आगे आ जाता है लाइन क्रॉसिंग। लाइन क्रॉसिंग किसे कहते हैं, दो असंबंधित इनब्रीड लाइन के मध्य क्रॉस, दो इनब्रीड लाइन के मध्य क्रॉस क्या कहलाता है, लाइन क्रॉसिंग कहलाता है। मान लो कोई इनब्रीडिंग से संबंधित जो लाइन है जिनको पैदा किया गया इनब्रीडिंग के द्वारा पैदा किया गया, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे ना वहां पर लाइन क्रॉसिंग, लाइन इनब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो किसी लक्षण विशेष को एक ही उसमें बनाए रखने के लिए हम कर रहे थे, ठीक है। जैसे अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में समान नस्लें पली तो उनके मध्य जो क्रॉस कराया था उसे हम क्या बोल रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से मान लो दो अलग अलग इनब्रीड लाइन है, उनके मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो वह क्या कहलाता है, लाइन क्रॉसिंग कहलाता है। क्योंकि दोनों इनब्रेड लाइन है, वो एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखती हैं, उनके पैतृक क्या हो गए, अलग अलग हो, ठीक है। तो दो इनब्रीड लाइनों के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो किसके अंतर्गत आता है, लाइन क्रॉसिंग के अंतर्गत आता, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया, क्रॉस ब्रीडिंग को, ठीक है। अब देखो अगला प्रकार है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप, ग्रेडिंग अप का नाम से पता चल रहा है कि ग्रेड का मतलब होता है कि उसका जो भी स्टेटस है उसको बढ़ाना, ठीक है, उसके स्तर को बढ़ाना। किसी भी पशु की बात कर सकते हैं या कोई भी है, तो जो उसका स्तर है प्रेजेंट में, उसके स्तर को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, ग्रेडिंग अप कहलाता है, ठीक है। ग्रेड बढ़ेगी, ठीक है, उसका स्तर बढ़ेगा। तो यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं कि पशु का जो आनुवांशिक संगठन है या उसका जो उत्पादन है उसका क्या है, स्तर बढ़ाया जाता है, आनुवांशिक रूप से भी और उत्पादन के दृष्टिकोण से भी। तो जब किसी नस्ल का, नस्ल क्या कहेंगे यहाँ पर, देसी नस्लों की बात करते हैं, तो जब किसी देसी नस्ल का, स्थानीय क्षेत्रीय नस्ल का जेनेटिक स्तर या फिर उसका उत्पादन का स्तर जब बढ़ाया जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेडिंग अप। तो उसमें क्या किया जाता है कि एक शुद्ध नस्ल के सांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो किसका उपयोग कर रहे हैं, शुद्ध नस्ल के सांड का, ठीक है। और ये जो सांड है किससे पैदा किया जाता है, इनब्रीडिंग से। तो शुद्ध नस्ल के सांड का जब क्रॉस किससे कराया जाता है, नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल से कराया जाता है। नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब हो गया देसी नस्ल, देसी मादा। तो जो देसी नस्ल की मादा है उसके साथ क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। और इसकी जो संतानें पैदा होती हैं उनके साथ भी फिर इसी सांड का क्या कराया जा रहा है, क्रॉस कराया जा रहा है, ठीक है। और कब तक करा रहे हैं, कि जब तक कि इस सांड के लक्षण उसमें पूरी तरह से नहीं पहुंच जाते, वो एक नई नस्ल के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाती, तक इसका क्रॉस कराया जाता है। लगभग लगभग 8 पीढ़ियों तक उसका क्रॉस
कराते हैं, तब जाकर के उसमें 99.6% कैरेक्टर इस साड़ के पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग अप कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि शुद्ध नस्ल के सांड का देसी नस्ल की मादा के साथ क्रॉस कराना और फिर उनके द्वारा उत्पन्न जो बच्चे हैं उनके साथ भी उस सांड का क्रॉस कराना, तक जब तक कि वह एक नई नस्ल के रूप में परिवर्तित ना हो जाए, परिवर्तित ना हो जाए, विकसित ना हो जाए। और ये काम लगभग लगभग कितनी पीढ़ियों के बाद होता है, लगभग 8 पीढ़ियों में जाकर के होता है। क्योंकि जब छठवीं पीढ़ी में क्रॉस होता है तो वहां पर उस जो सांड के, जो शुद्ध देसी नस्ल का सांड ले रहे हैं, तो वहां पर उस सांड के कैरेक्टर कितने पहुंचते हैं, 98.43% पहुंचते हैं। F7 में 99.21% पहुंचते हैं और F8 में 99.6% कैरेक्टर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से एक नई नस्ल प्रवर्धित होती है। तो देखो, किसी जाति के शुद्ध नस्ल के सांड का क्रॉस देसी नस्ल की मादा से और उसकी संतानों से कराया जाता है। कुछ पीढ़ियों के बाद एक नई नस्ल बनने में मदद मिलती है। ठीक है, और यह देसी नस्ल में सुधार का मुख्य तरीका होता है। और ये जो नस्ल सुधार है इसमें कई बार पूछ लेते हैं कि भाई ब्रीडिंग अप में छठवीं पीढ़ी में शुद्ध नस्ल के सांड का जेनेटिक परसेंटेज, उसके जो गुणसूत्र हैं या उसका जो जीन स्तर है, वो कितना परसेंट होगा। अब छठी पीढ़ी में, तो छठी पीढ़ी में होता है 98.43%, F7 में होता है 99.21% और F8 में कितना होता है, 99.6%। ठीक है, तो ये इस तरह से एक नई नस्ल का को तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, ग्रेडिंग अप। हम वही बात कर रहे थे कि उसके स्तर को बढ़ाना। ठीक है, उत्पादन के स्तर को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य होता है। अब इसी का एक रूप और होता है जिसे हम बोलते हैं टॉप क्रॉसिंग। इसमें भी सेम इसी तरह से किया जाता है कि जो इनब्रेड मेल है, यानी शुद्ध सांड है, शुद्ध नस्ल का सांड है, और इसका क्रॉस किससे करा रहे हैं, देसी नस्ल की मादा से, देसी नस्ल की मादा से। तो यह अवस्था क्या कहलाती है, टॉप क्रॉसिंग कहलाती है। दोनों में अंतर क्या है कि यहां पर भी इसी तरह से सेम क्रॉस शुद्ध नस्ल के सांड का उपयोग क्रॉस कराया जा रहा है देसी नस्ल की मादा से। ठीक है, तो यहां पर तो केवल एक बार क्रॉस कराने के बाद छोड़ दिया। ठीक है, किसमें, टॉप क्रॉसिंग में। ठीक, तो शुद्ध नस्ल के सांड का क्रॉस देसी नस्ल की मादा से करा करके एक बार ही क्रॉस करा करके छोड़ दिया। लेकिन यहां पर तो देसी नस्ल की मादा के साथ क्रॉस कराने के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके साथ भी लगातार क्रमवार क्रॉस कराते रहते हैं। कब तक, जब तक कि एक नई नस्ल का वो नहीं बन जाती, या ये कहें कि 7वीं 8वीं नस्ल तक उसका क्या कराते हैं, क्रॉस। ठीक है, तो दोनों में अंतर इतना ही है कि यहाँ पर जो टॉप क्रॉसिंग में शुद्ध देसी नस्ल के सांड का क्रॉस केवल देसी नस्ल की मादा से केवल एक बार कराते हैं, क्योंकि ग्रेडिंग अप में क्रमवार कराते हैं जब तक कि एक नई नस्ल में वो नहीं बदल जाती। अब देखिए, अब है प्रजाति संकरण। प्रजाति संकरण किसे कहते हैं, यह जो आउट ब्रीडिंग है, ठीक है, यह आउट ब्रीडिंग की सबसे चरम अवस्था होती है, एक्सट्रीम फॉर्म होती है। यानी इसके बाद हम करा ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हम जो आउट ब्रीडिंग करा रहे हैं, यानी असंबंधित जानवरों में करा रहे थे, ठीक है, तो वहां पर हम नस्लें अलग ले रहे थे, जानवर असंबंधित ले रहे थे। लेकिन हम एक चीज का वहां पर ध्यान रख रहे थे कि जो प्रजाति थी वो सेम थी। चाहे हम बात करें आउट क्रॉसिंग की, चाहे क्रॉस ब्रीडिंग की, टॉप क्रॉसिंग की, ठीक है, या फिर ग्रीडिंग अप की, यहाँ पर जो हम नस्ल चाहे भले हम अलग अलग ले रहे हो, ठीक है, या हम असंबंधित ले रहे हो, एक ही नस्ल ले रहे हो, लेकिन प्रजाति क्या थी, सेम थी। यानी गाय है तो गाय के साथ ही क्रॉस करा रहे थे, भैंस थी तो भैंस के साथ क्रॉस करा रहे थे, ठीक है, प्रजाति सेम थी। लेकिन यहाँ पर हमने प्रजाति को ही चेंज कर देते हैं। यानी जो क्रॉस कराया जाता है वो दो भिन्न प्रजातियों के मध्य कराया जाता है। भिन्न प्रजातियों से मतलब हो गया कि जैसे गाय एक अलग प्रजाति हो गई, भैंस एक अलग प्रजाति हो गई, भेड़ अलग प्रजाति हो गई, ठीक है, घोड़ा अलग प्रजाति हो गई। तो इस तरह से
ये क्या है, सब अलग अलग प्रजाति की होती है। तो दो भिन्न प्रजातियों के मतलब गाय का भैंस के साथ करा दिया, भेड़ का बकरी के साथ करा दिया, तो इस प्रकार का जो क्रॉस है वो क्या कहलाता है, प्रजाति संकरण कहलाता है। ठीक है। और यह क्या है, आउट क्रॉसिंग की चरम अवस्था होती है। क्वेश्चन बनता है कि आउट क्रॉसिंग की सबसे चरम अवस्था या एक्सट्रीम फॉर्म कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, प्रजाति संकरण। ठीक है। और इसमें उत्पन्न जो संतानें हैं उनमें ओज या शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि दो नस्लों, दो प्रजातियों के क्या आ गए इसमें, कैरेक्टर आ गए। तो ऐसे जो संतानें पैदा होती हैं प्रजाति संकरण के द्वारा, वो पहली चीज तो बंद होती है, उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। ठीक है। प्रजाति संकरण के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, बंद होते हैं, नपुंसक होते हैं, यानी इनमें बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन इनमें संकरोच का गुण होता है, ताकतवर ज्यादा होते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। ये इनकी एक विशेष लक्षण इनमें पाया जाता है, और इसी उद्देश्य से इसको करवाया जाता है। ठीक है। तो सामान्यतः कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, बंद होते हैं, और इनमें संकरोच या जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक पाई जाती है। ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल की हम बात करें, तो जो हम मुख्य रूप से ज्यादातर पढ़ते हैं, एक तो म्यूल को पढ़ते हैं। तो जो म्यूल है, ठीक है, और दूसरी होती है एक हिनी। ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, प्रजाति संकरण के उदाहरण होते हैं। म्यूल किससे पैदा होता है, जब हम मेल के रूप में तो गधी का उपयोग करते हैं, सॉरी, मेल के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम, यानी गधे का उपयोग करते हैं। तो जब गधे का क्रॉस घोड़ी से कराया जाता है, तो उस अवस्था में कौन पैदा होता है, म्यूल पैदा होता है। फीमेल ऑस को हम क्या बोल देते हैं, जीने। ठीक है। उसका क्रॉस जब घोड़े से कराया जाता है, यानी ये कहें कि जो गधी है, गधी का क्रॉस किससे करा रहे हैं, घोड़े से करा रहे हैं, उस अवस्था में कौन पैदा होता है, हिनी पैदा होती है। जेब्रा और हॉर्स के क्रॉस से जेब्रॉयड या जॉर्ज पैदा होता है। यॉक और कैटल के क्रॉस से पेन्यू पैदा होता है। कैटल और बिसन से कैटेलो पैदा होता है। जो अलग नस्ल जो पैदा होती है, जो प्रजाति उनकी जो संतान होती है उसको क्या बोलते हैं, कैटेलो। ठीक है। फीमेल लॉयन और मेल टाइगर से टाइगोन। इसी तरह से मेल लॉयन और फीमेल टाइगर से लाइगर पैदा होता है। गॉट और सीप से, ठीक है, और कैमल और लामा से कामा पैदा होता है। जो बच्चा संतान पैदा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कामा। ठीक। तो इस तरह से प्रजाति संकरण होता है। तो यहाँ पर जो अलग अलग प्रजाति हैं उनके मध्य क्रॉस से जो संतानें पैदा होती हैं, ठीक है, उनमें संकरोच का गुण अधिक होता है, ताकतवर होते हैं, और वो स्टेराइल यानी नपुंसक होते हैं। ठीक है। और उसके कुछ एग्जाम्पल इस तरह से होते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपनी इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग के बारे में। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि एक टर्म आती है निकिंग। निकिंग क्या है, सामान्यतः कोई भी संतान पैदा होती है तो उससे एक ये उम्मीद लगाई जाती है कि भाई यह संतान, इसके माता पिता ऐसे थे, तो जो ये संतान पैदा हुई है वो इतना उत्पादन देगी। ठीक है। चाहे वो दूध में हो, चाहे ऊन में हो, चाहे किसी और उत्पादन में हो। ठीक है। तो हम एक ये मान के चलते हैं कि इसका एक एवरेज प्रदर्शन इतना होगा। इसकी माँ का उत्पादन इतना था, पिता की माता पिता ऐसे थे, उसका उत्पादन ऐसा था, तो संतान का एक हम एक्सपेक्टेड या उम्मीद करके चलते हैं कि वह इतना उत्पादन देगी। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब कोई संतान उम्मीद से या आशा से
अधिक या अच्छा प्रदर्शन करती है, प्रदर्शन बोल सकते हैं या उत्पादन बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, निकिंग कहते हैं। ठीक है, जब कोई संतान आशा से अधिक, उम्मीद से अधिक प्रदर्शन करती है, अच्छा प्रदर्शन करती है, अधिक प्रदर्शन करती है, तो उस अवस्था को हम क्या बोल देते हैं, निकिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पर एक और टर्म आती है, टेलीगोनी। टेलीगोनी, टेलीगोनी क्या है? तो यह क्या है, यह एक अवधारणा है, वास्तविकता तो ऐसी होती नहीं कोई, यह एक अवधारणा है। अब ये अवधारणा क्या है? इस अवधारणा के तहत यह माना जाता है कि जब किसी मादा को एक नर के साथ क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, एक संतान पैदा हो जाती है। ठीक, अब अगली बार जब उस मादा को किसी दूसरे नर के साथ क्रॉस कराया जाएगा, तो दूसरी संतान पैदा होगी। तो जो दूसरी संतान पैदा होती है, तो यह अवधारणा मानी जाती है कि जहां पहले नर से जो क्रॉस कराया था और जो दूसरे नर के साथ क्रॉस कराया, अब जो संतान पैदा हो रही है उसमें पहले वाले के कुछ लक्षण आ जाते हैं, यहाँ वह कुछ लक्षणों को, पिछले वाले सांड के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। इसी को क्या बोलते हैं, हम टेलीगोनी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यह एक अवधारणा है जिसमें कोई संतान, ठीक है, कोई संतान पिछले वाले सांड के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। जैसे हम बात करें कि कोई भी मादा है, मादा को क्रॉस कराया हमने किसके साथ, इस नर फर्स्ट के साथ। ठीक है, इससे क्या हो गई, कोई भी संतान पैदा हो गई, इसकी बात खत्म हो गई यहीं पर। फिर अगली बार क्या है, यही मादा है, लेकिन यहां पर हमने क्रॉस कराया किसी दूसरे नर के साथ। ठीक है, अब इनसे जो संतान पैदा होगी, संतान ये जो दूसरे नंबर की पैदा हो रही है, तो ये माना जाता है कि इस संतान में इस पहले वाले नर के कुछ लक्षणों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस संतान के द्वारा इस नर के कुछ लक्षणों को क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा, और इसी गुण को हम क्या बोल देते हैं, टेलीगोनी कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगला है इंटर से मेटिंग। ये क्या होता है, एक समान जीनोटाइप रखने वाले असंबंधित जानवरों के मध्य क्रॉस। ठीक है, तो जो हम जानवरों के मध्य क्रॉस करा रहे हैं, वो एक समान जीनोटाइप रखने वाली जो संतानें हैं, उनके मध्य हम क्रॉस करा रहे हैं।
उसको हम क्या बोल देते हैं, यानी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक समान जीनोटाइप रखने वाले असंबंधित जानवर। ठीक है, असंबंधित तो खैर क्या है, चाहे वो असंबंधित हो चाहे संबंधित हो, ठीक है, लेकिन एक समान जीनोटाइप होना चाहिए। तो एक समान जीनोटाइप रखने वाले जानवरों के मध्य या संतान संततियों के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो वह क्या कहलाता है, इंटरसेमेटिंग कहलाता। ठीक है, अब इसी में एक टर्म आ जाती है रैंडम मैटिंग। रैंडम मैटिंग, रैंडम यानी मतलब कैसे भी ले लिया, मतलब कोई भी एक जानवरों का झुंड है, ठीक है, उसमें से हमने किसी को चयन नहीं किया है, कोई भी दो जानवर उनके मध्य क्रॉस हो गया, तो उनके मध्य क्रॉस करा दिया, एक को लिया दूसरे को लिया रैंडमली, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं देखा कि वो संबंधित हैं असंबंधित हैं या क्या है कैसे है। तो झुंड के किन्हीं दो जानवरों के मध्य जो क्रॉस है, झुंड के या समूह के किन्हीं दो जानवरों के मध्य क्रॉस क्या कहलाता है, रैंडम मैटिंग कहलाता है। और इसी को, इसे ही क्या बोल देते हैं हम, पैन मिक्सिया बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं हम, इसे ही पैन मिक्सिया कहते हैं। तो पैन मिक्सिया किसे कहते हैं, रैंडम मैटिंग को ही पैन मिक्सिया कहते हैं। तो पहला तो हो गया रैंडम मैटिंग, कि जहां पर हमने किसी भी जानवर का चयन नहीं किया है, फ्रीली किसी को एक मेल ली एक फीमेल ली झुंड में से समूह में से और उनको क्रॉस करा दिया, पैन मिक्सिया बोल दिया, रैंडम मैटिंग बोल दिया। दूसरा होता है कि भाई हमने अच्छी तरह से देखा वाला कि भाई ये मादा अच्छी है, इसके ये गुण हैं, दूसरा हमने देखा कि ये नर है ये अच्छा है, तो चयनित करने के बाद जानवरों को हमने क्या किया, उनका चयन कर लिया, उसके बाद उनके मध्य क्या किए हमने, समागम कराया क्रॉस कराया। तो चयन किया इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, चयनित क्रॉस बोल देते हैं या चयनित चयनित प्रजनन बोल देते हैं, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, सेलेक्टिव मैटिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सेलेक्टिव मैटिंग कह देते हैं। ठीक है, और एक तरह से जो सेलेक्टिव मैटिंग है वही क्या है, आउट क्रॉसिंग होती है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, नोन एज आउट क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये बात होती है मुख्य रूप से किसके बारे में, इन ब्रीडिंग के और आउट ब्रीडिंग के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।